हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज का जो हमारा क्लास है वह है टेक्सटाइल से। और टेक्सटाइल से हमें क्या देखना है? स्पिनिंग यार्न कंस्ट्रक्शन देखना है। क्या देखना है? आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है? स्पिनिंग प्रोसेस, स्पिनिंग या यार्न कंस्ट्रक्शन को देखना है हमें। अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि आज आपको दो क्लास मिलेगी। एक तो टेक्सटाइल की मिल रही है और दूसरी क्या मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन में, उसका सेकेंड पार्ट आप लोगों को आज मिल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का सेकेंड पार्ट। आज का जो क्लास है हमारा स्पिनिंग है यार्न कंस्ट्रक्शन है। इसको देखने से पहले हम कुछ डाउट है उसको क्लियर करना चाहती हूँ मैं। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे तो वहाँ पर समझाने से बेटर मुझे लगा कि यहाँ पे हम व्हाइट बोर्ड पे इसको समझ लेते हैं, क्योंकि जो टेक्सटाइल बुक है ना, इसमें हम जितनी बुक को पढ़ेंगे उतने टाइप के हमें यहाँ पे जो पॉइंट हैं, जो संख्याएं दी गई हैं वो अलग अलग मिलेंगी हमें। अलग बुक में हमें अलग अलग दिखेंगी, एक बुक जैसा दूसरा बुक नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो आज का जो पॉइंट है, जो डाउट क्लियर करना है हमें, वो कहाँ से है? कपास से है, जो कि कॉटन फाइबर से है। तो इसका जो उसकी जो पेड़ की लंबाई होती है, जो कपास की पेड़ की लंबाई होती है वो कितनी होती है? तो 3.6 से लेकर 4.6 तक होती है। कितनी होती है? कपास के पेड़ की लंबाई बोली जा रही है। जो कपास का पौधा होता है, जो पेड़ होता है, उसकी लंबाई कितनी होती है ये बताया जा रहा है। तो जो कपास के पेड़ की लंबाई है वो कितनी है? 3.6 से लेकर 4.6 फीट। अब एग्जाम टाइम में 3.6 फीट आ जाए या फिर 4.6 फीट आ जाए तो हम क्या करेंगे? दोनों संख्या को यहाँ पे आपको याद रखना है। 3.6 भी आ सकता है, 4.6 भी आ सकता है, या तो फिर 3.6 से लेकर 4.6 तक आ सकता है। और ये किस में आएगा? फीट में आएगा, इंच में नहीं आएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। रेशो की लंबाई, जो कपास फाइबर है, जो कॉटन का फाइबर है, उसके जो रेशे होते हैं, जो फाइबर होता है उसके रेशो की लंबाई कितनी होती है? तो 2 इंच से लेकर 2.5 इंच तक। ये करेक्ट आंसर है इसका। आप कोई भी बुक पढ़िए, वहाँ पे कितने भी तरह के आपको चीज़ें दिखाई गई हूँ, कितने भी वहाँ पे संख्या को ऐड किया गया हो, हमें कुछ नहीं मानना। हमें क्या मानना है? जो कपास का फाइबर होता है, जो कपास के फाइबर की लंबाई है वो कितनी होती है? 2 इंच से 2.5 इंच तक होती है। और एक ऐसा फाइबर है, ये स्टेपल फाइबर है। और स्टेपल फाइबर किस में मापा जाता है? इंच में मापा जाता है। अगला है क्या है? व्यास। जो कपास फाइबर है उसका व्यास कितना होता है? तो 12 से लेकर 20 माइक्रोन होता है। 12 से 18 माइक्रोन भी आपको किसी किसी बुक में देखने को मिल जाएगा। और दूसरा क्या है? 12 से लेकर 20 माइक्रोन। तो 12 से 18 मिल जाए हमें या फिर 12 से 20 माइक्रोन मिल जाए, तो हमें इसमें क्या सही मानना है? अगर एग्जाम टाइम में दोनों को हमें, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया कि व्यास की, जो कपास का व्यास है वो कितने माइक्रोन होता है, तो अगर उसमें ऑप्शन दे दिया जाए 12 से लेकर 18 माइक्रोन, 12 से लेकर 18 माइक्रोन, या फिर 12 से लेकर 20 माइक्रोन, या फिर 12 से लेकर 15 माइक्रोन, या फिर 12 से लेकर 16 माइक्रोन। तो अब हमें इसमें से चुनना है, इसमें से हमें चूज करना है कि कौन सा पॉइंट क्लियर होगा, कौन सा पॉइंट बेटर है, कौन सा पॉइंट सही है। क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं कि जो इसका व्यास है वो 12 से लेकर 20 माइक्रोन होता है, और 12 से 18 माइक्रोन भी होता है, 12 से 20 माइक्रोन भी होता है। तो जो ऑप्शन दिया गया है इसमें तो दोनों को ऐड कर दिया गया, और हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि हमें एक को चूज करना है। तो हम इसमें से कौन सा चुनेंगे? हम इसमें से चुनेंगे 12 से 20 माइक्रोन वाले ऑप्शन को हम चुन लेंगे। तो जो सबसे अच्छा, जो सबसे सही आंसर है वो क्या है इसका? 12 से लेकर 20 माइक्रोन होगा। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। कपास के पेड़ की लंबाई कितनी होती है? 3.6 से लेकर 4.6 फीट होती है। और जो इसके फाइबर है उसके रेशियो की लंबाई कितनी होती है? 2 इंच से लेकर 2.5 इंच तक होती है। और इसका व्यास क्या होता है? मान लो कि ये क्या है? ये हमारा एक मार्कर है। इसको जब हम बीच से कट कर देते हैं तब यहीं से हमें व्यास मिल जाता है। उसके व्यास की लंबाई जो है, जो व्यास है वो कितने माइक्रोन होती है? 12 से लेकर 20 माइक्रोन इसका करेक्ट आंसर है। अगर एग्जाम टाइम में 12 से 18, और वहीं पर अगर
हमें केवल 12 से 18 देखने को मिल रहा है, ऑप्शन में 12 से 20 नहीं है, तब हम क्या चुनेंगे, उस स्थिति में हम इसको चुन लेंगे। और अगर दोनों हमें मिल रहा है तो हम किसको चुनेंगे, 12 से 20 को चुनेंगे। ये है करेक्ट आंसर। अब आप कोई भी बुक पढ़िए, वहाँ पर कुछ भी ऑप्शन दिया गया हो उससे नहीं मतलब है आप लोगों को यहाँ जो समझाया जा रहा है इसे आप समझे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, स्पिनिंग या फिर यार्न कंस्ट्रक्शन। स्पिनिंग क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। ये क्या है, जो हमारा टेक्सटाइल है वो किस पे डिपेंड है, इतने जो प्रोसेस है उस पर डिपेंड है। रेशा, धागा, कपड़ा और पहनने योग्य कपड़ा। जो हमारा टेक्सटाइल बुक है, जो हमारा टेक्सटाइल पार्ट है, उसमें यही इतनी चीज़ें हमको पढ़नी रहती हैं। रेशा, धागा, कपड़ा और पहनने योग्य कपड़ा। इसमें कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, यही सारे पॉइंट को हमें क्लियर करना रहता है। तो जो स्पिनिंग है, जो कताई है, वो कहाँ पर की जाती है, कब की जाती है, तो जब हम रेशे से धागा बनाते हैं, रेशे से धागा बनाने की जो विधि है वही क्या कहलाती है, स्पिनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, ये रेशे से धागा बनाने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, स्पिनिंग कहलाता है। और स्पिनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, कताई कहते हैं, कताई। आज का जो हमारा क्लास है इसी पे पूरे क्लास को हम देखेंगे। इसमें कौन कौन सी चीज़ को यूज किया जाता है, कितने तरह के कितने भागों में इसे बांटा गया है, जिन भागों में इसे बांटा गया उसके अंतर्गत कितने कितने तरह की कताई की प्रोसेस आती हैं, यही आज हम देखेंगे। तो जो स्पिनिंग है वो क्या है, रेशे से धागे को प्राप्त करने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, स्पिनिंग कहलाता है। और स्पिनिंग को हिंदी में कताई कहते हैं। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं। आप लोगों ने सबने तकली और चरखे का नाम सुना होगा। यहाँ इसको डिटेल से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, बस हम कुछ पॉइंट तकली और चरखे को देख लेते हैं कि कौन सा पहले आया, किसका निर्माण, किसका आविष्कार भारत में हुआ, क्या है, कैसे है, इन सब चीज़ों को हम देख लेते हैं। पॉइंट वाइज में देखेंगे। तकली और चरखे से क्या है, तकली क्या है, सबसे पहला यंत्र है। कताई का सबसे पहला यंत्र किसे माना जाता है, तकली को। कताई का सबसे पहला यंत्र कौन सा है, तकली है। कताई का सबसे पहला यंत्र कौन सा है, तकली है। और इसको यूज करना भी आसान था, इसको प्रयोग में लाना बहुत ही आसान था। प्रयोग करना आसान था या है। कताई क्या है, जो तकली है ये क्या है, ये सबसे पहला यंत्र है। कताई का सबसे पहला यंत्र है और इसे प्रयोग करना भी आसान था, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा एफर्ट लगते थे, टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, मेहनत बहुत ज़्यादा लगता था। लेकिन जो क्वालिटी होती थी, जो धागे की क्वालिटी हमें मिलती थी वो कैसी होती थी, हाईएस्ट क्वालिटी की होती थी, बेस्ट क्वालिटी होती थी, बेटर क्वालिटी होती थी। इसकी जो कताई, जो तकली से कटाई की जाती थी, उससे जो हमें रेशे मिलते थे वो कैसे होते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले रेशे हमें मिलते थे। रेशे जो तकली से हमें रेशे मिलते थे वो कैसे होते थे, उच्च गुणवत्ता वाले। लेकिन इसमें क्या लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। क्यों बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसमें जितनी भी प्रोसेस होती है उसको हम अपने हाथों से ही करते हैं, इसीलिए क्या लगता है, इसमें मेहनत ज़्यादा लगता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन इससे जो हमें रेशे मिलते हैं, जो हमें धागे मिलते हैं, इस विधि से जो तकली से हमें कताई करते हैं, जो धागे मिलते हैं वो क्या होते हैं, हाईएस्ट क्वालिटी के होते हैं, उच्च गुणवत्ता के होते हैं। अब अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, चरखे के बारे में क्या होता है। चरखा,
पहले हम ये देख लेते हैं कि चरखे का आविष्कार कहाँ पे हुआ था। तो जो चरखा है इसका आविष्कार भारत में हुआ था और इसे किसने किया था, तो भारत में रहने वाले जो जुलाहे थे उन्होंने ही चरखे का आविष्कार किया था। चरखे का आविष्कार कहाँ पे हुआ था, भारत में। आविष्कार कहाँ पे हुआ था, भारत। और किया किसने था, तो भारत में रहने वाले जुलाहों ने किया था। भारत में रहने वाले जुलाहों ने किया था। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर एग्जाम टाइम में क्वेश्चन पूछा जाए कि चरखे का आविष्कार कहाँ पे हुआ था, तो हम क्या बताएंगे, भारत में। और भारत में इसे किसने किया था, किन लोगों ने इसे किया था, तो भारत में जो जुलाहे लोग रहते थे उन्होंने ही इसका आविष्कार किया था, उन्होंने ही चरखे का आविष्कार किया था। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि किस शताब्दी में ये भारत से बाहर निकलकर यूरोप में फेमस हो गया। इसके बारे में यूरोप के लोग जानने लगे, यूरोप के लोग चरखे का प्रयोग करने लगे कताई में। किस शताब्दी में, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में चरखा यूरोप में चरखे का प्रचलन, चरखा यूरोप में प्रचलित हो गया। किस शताब्दी में भारत के अलावा जो भारत के अलावा किस शताब्दी में इसे दूसरे लोग जानने लगे, तो 14वीं शताब्दी में चरखा यूरोप में भी प्रचलन में आ गया, यूरोप में भी ये प्रचलित हो गया, यूरोप के लोग भी इसको यूज करने लगे। और क्या हुआ, 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, कारखानों का आविष्कार हुआ, कारखाना प्रणाली शुरू हुई। और क्या हुआ, कारखानों में स्पिनिंग प्रोसेस शुरू हो गया। 18वीं शताब्दी में कारखाना प्रणाली शुरू हुआ। और कताई का काम कारखानों में होने लगा। ये कुछ पॉइंट हैं। चरखे का आविष्कार भारत में रहने वाले जुलाहों ने किया। 14वीं शताब्दी में क्या हुआ, यूरोप में भी चरखे का प्रचलन हो गया। और 18वीं शताब्दी में कारखाना प्रणाली शुरू हुआ। और जो स्पिनिंग जो कताई का प्रोसेस है वो कहाँ पर होने लगा, कारखानों में होने लगा। और एक पॉइंट हम देख लेते हैं, 1764 में क्या हुआ था, इसको देख लेते हैं हम। 1764 में एक इंग्लिश मैन ने एक कताई की मशीन का आविष्कार किया। 1764 में एक अंग्रेज ने, एक इंग्लिश मैन ने एक इंग्लिश मैन ने क्या किया, एक मशीन का आविष्कार किया। मशीन का आविष्कार किया जिससे क्या हो गया, जिसे कताई की जा सके। 1764 में एक इंग्लिश मैन ने एक मशीन का आविष्कार किया जिससे कताई की जा सके। जिसका नाम क्या था, जिसका नाम क्या था, हार्ग्रीव्स था। जिसका नाम हार्ग्रीव्स था।
1764 में क्या घटना घटी? 1764 में एक इंग्लिशमैन ने, एक अंग्रेज व्यक्ति ने क्या किया, एक मशीन का आविष्कार किया जिससे कि कताई का प्रोसेस किया जा सके, कताई की जा सके, और इसका क्या नाम था? हागरी ब्रिज था। अब हम क्या देखेंगे, ये इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने की चांसेस है। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट, कताई के क्रम, प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग देखते हैं। अब हम अगला पॉइंट क्या है? कताई का क्रम। इसे क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। एक एक स्टेप को हम देखते हुए चलेंगे और अच्छे से समझते हुए चलेंगे। यहाँ से सीक्वेंस में लगाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पहला क्या है? कॉर्डिंग। कॉर्डिंग मीन्स क्या होता है? सबको पता होगा कॉर्डिंग मीन्स क्या होता है? धुनाई होता है। इन सारी चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं और टर्मिनोलॉजी में भी मैंने इन सब चीज़ों को बताया है। कॉर्डिंग मीन्स क्या होता है? धुनाई होता है। और धुनाई में क्या किया जाता है? जो भी अशुद्धियाँ रहती हैं, जो प्राकृतिक अशुद्धियाँ रहती है, उसको रेशों से बाहर किया जाता है। इस काम को किया जाता है कॉर्डिंग में, धुनाई में किया जाता है। अगला है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग क्या होता है? कंघी करना। कंघी करने से क्या मतलब है? जो भी रेशे हैं, जो भी फाइबर हैं, उसको सेट किया जाता है, उसे समानांतर किया जाता है। उनको सेट करने का काम किसमें किया जाता है? कॉम्बिंग में। पहला क्या आता है? अगर एग्जाम टाइम में प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग पूछा जाए, कटाई का क्रम पूछा जाए, सीक्वेंस में लगाने के लिए अब पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे? यहीं से हम समझेंगे। पहला स्टेप क्या है? कॉर्डिंग है। पहले धुनाई की जाती है, अशुद्धियों को दूर किया जाता है। दूसरा क्या है? कॉर्डिंग किए हुए फाइबर को क्या किया जाता है? कॉम्बिंग की जाती है, उन्हें समानांतर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम अपने बालों में कंघी करके बालों को सेट करते हैं, समानांतर करते हैं, समान करते हैं, उसी तरह से क्या किया जाता है? फाइबर पर, रेशों पर भी कॉम्बिंग की प्रक्रिया की जाती है, कॉम्बिंग का प्रोसेस किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, अगला क्या है? ड्राविंग आउट। ड्राविंग आउट मीन्स क्या होता है? खींचना। अगला पॉइंट क्या है? ड्राविंग आउट। ड्राविंग आउट में क्या किया जाता है? फाइबर्स को खींचा जाता है, छोटे रेशों को लंबे रेशों से अलग किया जाता है। इसमें ड्राविंग आउट में क्या किया जाता है? यहाँ पर जैसे हमारा कंघी होता है, उसी तरह का एक यंत्र होता है, उसमें क्या किया जाता है? रेशों को ऐसे डालकर खींचते हैं, तब क्या होता है? जो छोटे रेशे हैं वो अलग हो जाते हैं और बड़े रेशे अलग हो जाते हैं। यही होता है ड्राविंग आउट प्रक्रिया में, खींचने का काम किया जाता है। अगला है रोविंग। रोविंग मीन्स क्या होता है? घुमाना। अब जो खींचे हुए, जो ड्राविंग आउट के फाइबर होते हैं, उन्हें क्या किया जाता है? घुमाया जाता है, रोविंग किया जाता है। अब अगला हमारा है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग मीन्स क्या होता है? ऐंठन देना। ऐंठन देना क्या होता है? जो फाइबर होते हैं, रोविंग में हल्के से बस उसमें घुमाव दिया जाता है, लेकिन जो ट्विस्टिंग होता है, इसमें क्या किया जाता है? जो भी फाइबर है, जो रोविंग वाले फाइबर है, उनको अच्छे से ट्विस्ट किया जाता है, उनको ऐंठन दिया जाता है। अभी हम देखेंगे ट्विस्टिंग की भी विधि है, कई तरह की ट्विस्टिंग भी दी जाती है, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग पढ़ रहे हैं। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। रोविंग के बाद क्या किया जाता है? ट्विस्टिंग दिया जाता है, ट्विस्टिंग किया जाता है, ऐंठन दिया जाता है। उसके बाद जो लास्ट प्रोसेस होता है वो क्या होता है? स्पिनिंग का होता है। स्पिनिंग का प्रोसेस कब होता है? इसके बाद होता है। स्पिनिंग मीन्स क्या होता है? कताई। यहाँ से क्वेश्चन को सीक्वेंस में लगाने के लिए आता है। अब हम फिर से देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग, कताई के क्रम को। पहला क्या है? कॉर्डिंग। कॉर्डिंग मीन्स क्या होता है? धुनाई, जो प्राकृतिक अशुद्धियां हैं उसको बाहर निकालने का काम किया जाता है। दूसरा है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग मीन्स क्या होता है? कंघी करना, और कंघी करने में क्या किया जाता है? जो रेशे हैं, जो फाइबर है, उन्हें समानांतर किया जाता है। अगला है ड्राविंग आउट। ड्राविंग आउट में क्या किया जाता है? जो रेशे हैं उनको, बड़े रेशों को एक खींचने की, जैसे हमारा कंघी होता है उसी तरह का एक यंत्र होता है, लेकिन वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, इस टाइप का होता है।
यहाँ पे दांतें लगी हुई होती हैं। इसी में क्या किया जाता है, इसी में फाइबर को ऐसे खींचा जाता है तो क्या होता है, इसमें जो बड़े फाइबर होते हैं वो छोटे फाइबर से अलग हो जाते हैं। ये प्रक्रिया इसमें की जाती है। अगला है रोबिंग। रोबिंग में क्या किया जाता है, घुमाव दिया जाता है, जो भी फाइबर है उसे हल्के से घुमाया जाता है। ट्विस्टिंग में क्या किया जाता है, ऐंठन दिया जाता है। और अगला क्या है, लास्ट में स्पिनिंग की प्रक्रिया कर ली जाती है, उसको काटा जाता है। काटने के बाद हमें धागे का फॉर्म मिल जाता है, हमें धागा मिल जाता है। अब मैं आपको बता रही थी कि जो ट्विस्टिंग है, जो ऐंठन देना होता है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया। अब हम ट्विस्टिंग की प्रक्रिया को देखेंगे। ये इतना नोट कर लीजिए आप लोग, ये क्या है, ये है प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। अब हम देखेंगे कि ट्विस्टिंग को कितने भागों में किया जाता है, ट्विस्ट कैसे किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, ट्विस्टिंग। ऐंठन देना। ट्विस्टिंग जो है, जो ट्विस्ट है, ऐंठन जो दिया जाता है, इसको 3 भागों में बांट कर दिया जाता है। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या आते हैं। पहला है निम्न, दूसरा है मध्यम, तीसरा क्या है, तीसरा है उच्च। 3 भागों में बांटा गया है। जो ट्विस्टिंग है, जो ट्विस्टिंग की प्रक्रिया की जाती है, उसे 3 भागों में बांट कर की जाती है। पहला है निम्न, दूसरा है मध्यम और तीसरा क्या है, उच्च है। निम्न में क्या किया जाता है, निम्न में 0 से 3 ऐंठन प्रति इंच में दी जाती है। क्या किया जाता है, 0 से 3 ऐंठन प्रति इंच धागे में दी जाती है, प्रति इंच फाइबर में दिया जाता है। 0 से 3 ऐंठन प्रति इंच दिया जाता है, मतलब 1 इंच में 0 से 3 ऐंठन को दिया जाता है। इसमें किसमें दिया जाता है, निम्न में। और इसमें कैसा धागा प्राप्त होता है हमें, इससे मोटा धागा मिलता है। इसमें कैसा धागा मिलता है, मोटा धागा मिलता है, जिसमें कम ट्विस्ट दिया जाएगा, जिसमें कम ट्विस्टिंग होगा, जिसमें कम ऐंठन दिया जाएगा, वो धागा मोटा होगा। तो जो पहला है, जो निम्न क्वालिटी का है, जो निम्न है, उसमें क्या होता है, 0 से 3 ऐंठन प्रति इंच धागे में दिया जाता है। मतलब 1 इंच धागे में क्या किया जाता है, 0 से लेकर 3 ऐंठन को दिया जाता है। इससे जो धागा बनता है वो कैसा होता है, मोटा होता है। अगला होता है मध्यम। मध्यम में क्या किया जाता है, 3 से लेकर 7 ऐंठन प्रति इंच धागों में दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, 3 से लेकर 7 ऐंठन दिया जाता है 1 इंच धागों में। मतलब प्रति इंच धागों में क्या किया जाता है, 3 से 7 ऐंठन को दिया जाता है। इससे जो धागा हमें मिलता है वो क्या होता है, मध्यम पतला होता है, मध्यम पतला। इससे जो हमें धागा मिलता है, ना तो वो मोटा होता है, ना तो वो बहुत पतला होता है, क्या होता है, मध्यम पतला होता है। अगला क्या है, उच्च। उच्च में कितने ऐंठन दिए जाते हैं, 7 से 12 ऐंठन प्रति इंच में दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, जो उच्च है उसमें क्या किया जाता है, 7 से 12 ऐंठन प्रति इंच दिया जाता है। इससे जो रेशा हमें मिलता है, इससे जो हमें फाइबर धागा मिलता है, वो क्या होता है, वो बहुत पतला होता है और बारीक होता है। बहुत पतला या फिर बारीक। क्लियर हो गया। यहाँ से कैसे क्वेश्चन आने की चांसेस है कि जो ट्विस्ट है, निम्न स्तर में ट्विस्टिंग कितनी की जाती है। जो निम्न स्तर के धागे हैं, जिसमें निम्न क्वालिटी का धागा है, या फिर जो निम्न स्तर है, ट्विस्टिंग का जो निम्न स्तर है, उसमें कितने से कितने इंच पे जो ट्विस्ट है वो कितना किया जाता है। तो हम क्या बताएंगे, 1 इंच में, 1 इंच धागे में 0 से 3 ऐंठन को दिया जाता है, 0 से 3 ऐंठन को दिया जाता है। इससे धागा मोटा होता है। मध्यम में 3 से 7 ऐंठन प्रति इंच में दिया जाता है, मध्यम पतला धागा होता है। और जो उच्च में होता है वो क्या होता है, 7 से 12 ऐंठन प्रति इंच में दिया जाता है। इसमें बहुत ही पतला बारीक धागा हमें मिलता है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है,
कि जब ऐंठन आवश्यकता से अधिक हो जाता है, अगर कोई फाइबर है उस पे हम आवश्यकता से अधिक मतलब बहुत ज़्यादा ऐंठन कर देंगे तो ऐंठते ऐंठते ही वो टूट जाएगा, वो धागा क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो जो धागा है जो किस रेशे पर कितना ट्विस्टिंग करना है, ये रेशे की मजबूती पर निर्भर करता है। जो ट्विस्टिंग प्रक्रिया है ये किस पर निर्भर करता है, एक पॉइंट यहाँ पे ये भी देखना ज़रूरी है। जो ट्विस्टिंग प्रक्रिया है, ट्विस्टिंग प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है, तो रेशों की मजबूती पर निर्भर करती है, रेशों की मजबूती पर निर्भर करती है। अगर कोई कमज़ोर रेशा है और उसको हम ट्विस्ट करते जाएंगे तो वो ऐंठन देते देते ही टूट जाएगा, वो फिर हमारे यूज करने लायक नहीं रहेगा। इसीलिए जो ट्विस्टिंग प्रक्रिया है, जो ऐंठन देने की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, ये किस पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करता है, तो रेशों की मजबूती पर डिपेंड करता है कि कौन सा रेशा कितने ट्विस्ट को, कितने ऐंठन को सहन करने की क्षमता रखता है। ये कुछ पॉइंट है। और अगर जिन रेशों में ज़्यादा ट्विस्ट को, ज़्यादा ऐंठन को सहन करने की क्षमता नहीं होगी, वो क्या होगा, वो रेशा हमारा, फाइबर हमारा कमज़ोर हो जाएगा ट्विस्ट से ही। तो ये है कुछ पॉइंट, यहाँ ट्विस्टिंग के पॉइंट को हमने देख लिया। अब हम देखेंगे स्पिनिंग प्रोसेस को। अब हम देखेंगे जो धागा प्राप्त करने का तरीका है, मेथड है, उसको अब हम देखेंगे। ये सारा पॉइंट कंप्लीट हो गया होगा आप लोगों का। अब हम देखेंगे मेथड को, स्पिनिंग के मेथड को देखेंगे अब हम। स्पिनिंग मेथड को कितने भागों में बांटा गया है, यहाँ से क्या क्या आता है इसके अंतर्गत, ये हम देखेंगे। स्पिनिंग की प्रक्रिया कैसे होती है, स्पिनिंग में जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, इसका जो मेथड है वो इसमें क्या क्या यूज किया जाता है। पहले देख लेते हैं इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो जो स्पिनिंग है वो 2 प्रकार का होता है। पहला क्या है, पहला है यांत्रिक स्पिनिंग और दूसरा क्या है, रासायनिक। इसमें ढेर सारे पॉइंट हैं, हमें देखने पड़ेंगे सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। जो यांत्रिक है, पहले हम यांत्रिक को देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, फिर रासायनिक को। पहले हम मैकेनिकल को देखेंगे, फिर केमिकल को देखेंगे। तो पहला हम मैकेनिकल को ही देख लेते हैं। यांत्रिक को कितने भागों में बांटा गया है, जो यांत्रिक स्पिनिंग मेथड है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, पहला है पारंपरिक, पहला क्या है पारंपरिक है, दूसरा क्या है सामान्य है। एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे हम। पारंपरिक में क्या आता है, पारंपरिक में तकली आता है और दूसरा क्या आता है, चरखा। पारंपरिक में क्या आता है, पारंपरिक में तकली आता है और चरखा आता है। जो सामान्य है इसमें क्या क्या आता है, सामान्य वालों को कई भागों में बांटा गया है। सामान्य में क्या क्या आता है, ऐसे समझेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा लिखने में भी मुझे। पहला है इसमें रिंग स्पिनिंग, दूसरा क्या है, दूसरा है स्वयं ऐंठन देने वाली है सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग, सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग। एस लिख दे रही हूँ, आप लोग समझ जाइए, लेकिन इसका हिंदी नेम भी मैं लिखूंगी। पहला है रिंग स्पिनिंग, दूसरा है सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्वयं ऐंठन देने वाली, स्वयं ऐंठन देने वाली कताई। अगला क्या है, अगला है हमारा ओपन इंड स्पिनिंग, ओपन इंड स्पिनिंग, इसे क्या कहते हैं खुली कताई।
आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों नेम जान लीजिए, दोनों ही नेम क्या है, इंपॉर्टेंट है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला है फ्रिक्शन कटाई, फ्रिक्शन स्पिनिंग, इसे क्या कहते हैं, घर्षण कटाई। अगला है हमारा ट्विस्टलेस स्पिनिंग, ट्विस्टलेस स्पिनिंग, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऐंठन रहित कटाई। और अगला क्या है, अगला है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है अगला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां क्या है, छठवां यहां पर लिख देती हूं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहला क्या है, सामान्य में क्या क्या आता है, पहला है रिंग स्पिनिंग कटाई, दूसरा है सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग, जिसे क्या कहते हैं, स्वयं ऐंठन देने वाली कटाई। अगला है ओपन इंड स्पिनिंग, जिसे खुली कटाई कहते हैं। अगला है फ्रिक्शन स्पिनिंग, जिसे घर्षण कटाई कहते हैं। अगला है ट्विस्टलेस स्पिनिंग, जिसे ऐंठन रहित कटाई कहते हैं। और अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग। ये हो गया, ये 6 प्रकार के स्पिनिंग किस में आते हैं, सामान्य स्पिनिंग में आते हैं। यांत्रिक, पहले हम शुरू से देख लेते हैं। स्पिनिंग मेथड को दो भागों में बांटा गया, पहला है यांत्रिक, दूसरा है रासायनिक। यांत्रिक को भी 2 पार्ट में बांटा गया, पहला है पारंपरिक, दूसरा है सामान्य। पारंपरिक में क्या आता है, तकली आता है, चरखा आता है। और सामान्य में क्या आता है, रिंग स्पिनिंग, सेल्फ ट्विस्ट, ओपन इंड स्पिनिंग, फ्रिक्शन स्पिनिंग, ट्विस्टलेस स्पिनिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग। अब अगला हम देख लेते हैं रासायनिक में क्या क्या आता है। रासायनिक में क्या आता है, आर्द्र कताई, पिघली कताई, शुष्क कताई। क्या क्या आता है इसमें, आर्द्र कटाई, पिघली कटाई, शुष्क कटाई और क्या आता है, बायो कंपोनेंट, बायो कंपोनेंट। ये कितना आता है, ये रासायनिक में आता है। अब हमें एक एक प्रोसेस को अच्छे से देखते हुए चलना है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है वो। अब हम देखेंगे तकली और चरखे को तो हमने पहले ही देख लिया है, क्या होता है, इसका निर्माण कहाँ पे हुआ है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले देख लिया है। तो इसको यांत्रिक, जो पारंपरिक है इसको नहीं देखेंगे। एग्जाम टाइम में पूछा जाए कि पारंपरिक कटाई, पारंपरिक स्पिनिंग कौन सी है, तो हम क्या बताएंगे, तकली और चरखा है। अब हम क्या देखेंगे, सामान्य में क्या क्या आते हैं, इन 6 पॉइंट को देखेंगे। और रासायनिक में क्या आता है, 4 पॉइंट आता है, इन चारों पॉइंट को देखेंगे। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी अपना क्लास। पहला हम क्या देखेंगे, रिंग स्पिनिंग देखेंगे। पहले हम किसको देखेंगे, रिंग स्पिनिंग को। और ये किस में आ रहा है, सामान्य में आ रहा है। सामान्य में यहीं पे लिख देती हूँ, सामान्य स्पिनिंग में आ रहा है। पहला क्या है, रिंग स्पिनिंग। रिंग स्पिनिंग में क्या होता है, इसमें सबसे पुराना सबसे सरल तरीका है। जो रिंग स्पिनिंग है ये क्या है, सबसे सरल तरीका है और कताई का सबसे पुराना तरीका है। रिंग स्पिनिंग क्या है, सबसे पुराना तरीका है, सबसे पुराना, और क्या है, सबसे सरल। जो रिंग स्पिनिंग कटाई है ये कताई की सबसे
सबसे पुराना तरीका है और इसमें जो कताई है वो कताई का सबसे क्या है, सबसे सरल तरीका भी है। इसमें क्या किया जाता है, रेशों को आपस में सटा कर कटाई की जाती है। इसमें जो कटाई की जाती है, जो कटाई का प्रोसेस है वो कैसे होता है, रेशों को आपस में सटा कर कटाई की जाती है। इसमें 2 फ्रेम भी होते हैं। इसमें जो कटाई की प्रक्रिया है वो क्या होती है, रेशों को आपस में सटाकर कटाई की जाती है। कताई की जाती है। रिंग स्पिनिंग एग्जाम टाइम में पूछा जाए कि ये कताई की कौन सी विधि है, तो हम क्या बताएंगे, ये कताई की यांत्रिक विधि में सामान्य विधि में आती है। ये यांत्रिक से सामान्य विधि में आती है ये। और ये क्या है, रिंग फ्रेम क्या है, रिंग स्पिनिंग क्या है, ये कताई का सबसे पुराना तरीका है और सबसे सरल तरीका है। इसमें क्या किया जाता है, जो भी जितने भी रेशे होते हैं उनको आपस में सटाकर कताई की जाती है। अब इसमें क्या देखते हैं हम, 2 फ्रेम का यूज होता है। इसमें 2 फ्रेम को यूज करते हैं, 2 फ्रेम का यूज होता है, फ्रेम का प्रयोग होता है। इसमें 2 फ्रेम का प्रयोग होता है। वो 2 फ्रेम के क्या क्या नाम है, पहला है रिंग फ्रेम, क्या है, रिंग फ्रेम। दूसरा क्या है, दूसरा है म्यूल फ्रेम। रिंग फ्रेम और म्यूल फ्रेम किस में यूज किए जाते हैं, तो रिंग स्पिनिंग में यूज किए जाते हैं। रिंग फ्रेम क्या होता है, इसमें धागों का ऐंठन बटाई सब क्या की जाती है, एक साथ दी जाती है। इसमें क्या होता है, रिंग फ्रेम में क्या होता है, जो धागा होता है, रिंग फ्रेम का धागा कैसा होता है, धागा मोटा होता है, धागा मोटा मिलता है इससे। लेकिन इसमें क्या होता है, ऐंठन कटाई एक साथ की जाती है। इसमें जितने भी कार्य होते हैं, जो भी प्रक्रिया होती है कताई करने की, वो क्या की जाती है, सब सारी प्रक्रियाएं एक साथ की जाती हैं। जैसे ऐंठन हो गया, ऐंठन कताई सब क्या की जाती है, सब एक साथ की जाती है। एक साथ की जाती है, जिससे क्या होता है, अगला पॉइंट क्या है, जिससे क्या होता है, टाइम की बचत होती है। जिससे क्या होता है, जब रिंग फ्रेम में धागा मोटा हमें मिलता है, धागा जो है वो उच्च क्वालिटी का नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि जो इसमें ऐंठन होती है और कटाई होती है सब एक साथ की जाती है। जिससे क्या होता है, धागा जल्दी बनता है, धागा जल्दी बनता है। फिर से समझ लेते हैं हम, रिंग कताई क्या होती है। इसमें 2 फ्रेम का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से फ्रेम होते हैं, रिंग फ्रेम होता है, म्यूल फ्रेम होता है। रिंग फ्रेम में क्या होता है, धागा मोटा मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रोसेस होते हैं कताई के, जो भी स्पिनिंग के जितने भी प्रोसेस होते हैं, जैसे ऐंठन देना, कताई करना, सारी प्रक्रिया को एक साथ किया जाता है। जिससे क्या होता है, धागा जल्दी तो बन जाता है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती है। यहाँ पे धागा मोटा मिलता है। अगला क्या है, म्यूल फ्रेम। अगला हम देख लेते हैं म्यूल फ्रेम। ये पहला फ्रेम है, ये दूसरा फ्रेम है। म्यूल फ्रेम में क्या होता है, इसमें ऐंठन देना, खिंचाई करना, बटाई करना सब अलग किया जाता है। इसमें ऐंठन, खिंचाई, बटाई सब क्या की जाती है, अलग अलग की जाती है म्यूल फ्रेम में। म्यूल फ्रेम में क्या होता है, ऐंठन, खिंचाई, बटाई, मतलब जो भी स्पिनिंग प्रोसेस है वो सब क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। इसीलिए क्या होता है, इसमें समय ज़्यादा लगता है, समय ज़्यादा लगता है। लेकिन जो इसकी क्वालिटी होती है, जो धागे की क्वालिटी होती है, वो कैसी होती है, अच्छी होती है। मतलब उच्च गुणवत्ता का धागा मिलता है।
ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं रिंग स्पिनिंग। रिंग स्पिनिंग में क्या होता है, यह सबसे पुराना तरीका, सबसे सरल तरीका है। इसमें क्या किया जाता है, जो भी रेशे हैं उनको सटा कर कटाई की जाती है और इसमें दो फ्रेम यूज होते हैं, रिंग फ्रेम, म्यूल फ्रेम। रिंग फ्रेम में क्या होता है, जो कटाई बटाई खिंचाई है, सारी प्रक्रिया जो है वो एक साथ कर दी जाती है। इसीलिए क्या होता है, इसमें टाइम कम लगता है, मेहनत कम लगता है, लेकिन क्या होता है, जो इसमें हमें धागा मिलता है वो कमज़ोर मिलता है, वो मोटा मिलता है, वो उच्च क्वालिटी का नहीं मिलता है। अगला है म्यूल फ्रेम में क्या होता है, इसमें जितने भी प्रोसेस होते हैं सब अलग अलग होते हैं, खिंचाई बटाई धुनाई सब क्या होता है, अलग अलग किया जाता है। इसीलिए इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, समय ज़्यादा लगता है, मेहनत ज़्यादा लगता है, लेकिन उससे जो रेशा हमें जो फाइबर मिलता है वो कैसा होता है, मजबूत होता है, उच्च गुणवत्ता का होता है, अच्छा होता है। अब हम अगले प्रकार को देखेंगे। ये तो अभी हमने पहला देखा। अभी जो सामान्य में 6 नाम हमने लिया है, 6 को आज पढ़ेंगे। आज तो पूरा हमारा कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ क्या होता है, कितने टाइम का बनता है वीडियो। दूसरा क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है, सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग। सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग इसे क्या कहते हैं, स्वयं ऐंठन कटाई। स्वयं ऐंठन कटाई है, ये कटाई है। इसमें क्या होता है, सेल्फ ट्विस्ट में क्या होता है, सबसे बड़ी बात इसकी होती है, सबसे जो अच्छी क्वालिटी है ये क्या होती है, इसमें 10 गुना तेज काम करता है। म्यूल फ्रेम की तुलना में ये 10 गुना तेज काम करता है। क्या एग्जाम टाइम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि म्यूल फ्रेम की तुलना में 10 गुना तेज काम कौन सा करता है, कौन सी कटाई में की जाती है, तो हम क्या बताएंगे, स्वयं ऐंठन वाली कटाई, सेल्फ ट्विस्ट कटाई में की जाती है। इसकी क्या क्या क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी में पहला नंबर हम क्या देखते हैं कि ये म्यूल फ्रेम से 10 गुना तेज काम करता है। काम करने का क्या मतलब है कि 10 गुना, जो म्यूल फ्रेम है उससे 10 गुना तेज ये कटाई का काम करता है। अगला क्या है, इसमें समय, धन और शक्ति तीनों की बचत भी होती है। इसमें सारी क्वालिटी अच्छी है। इसमें क्या होता है, समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, शक्ति की बचत होती है। इसमें तीनों चीज की बचत होती है और इससे जो फाइबर मिलता है वो कैसा होता है, उच्च गुणवत्ता वाला फाइबर भी मिलता है। उच्च गुणवत्ता वाला रेशा हमें मिलता है, जो धागा मिलता है उच्च गुणवत्ता वाला मिलता है। कैसे होते हैं, सुंदर, चिकने, चमकीले, मजबूत होते हैं। सुंदर, चिकने, चमकीले और मजबूत होते हैं। फिर से देख लेते हैं इसको। जो सेल्फ ट्विस्ट कटाई है, जो सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग है, इसमें क्या होता है, म्यूल फ्रेम से 10 गुना तेज ये काम करता है। इसमें समय, धन और शक्ति की बचत होती है। जाहिर सी बात है, जब ये 10 गुना तेज काम करता है तो इसकी काम करने की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होगी, जिससे समय, धन, शक्ति तो तीनों की बचत होती है। और इसमें क्या क्वालिटी है, इसकी जो रेशे की क्वालिटी, जो हमें धागा मिल रहा है ये भी उच्च क्वालिटी का मिल रहा है, सुंदर, चिकना, चमकीला और मजबूत मिल रहा है। ये हो गया दूसरा नंबर। अब हम तीसरे नंबर को देखते हैं, खुली या अंतिम कताई, ओपन इंड स्पिनिंग। तीसरा क्या है, ओपन इंड स्पिनिंग। इसे क्या कहते हैं, खुली अंतिम कताई।
इसमें क्या होता है, इसकी क्या क्वालिटी होती है ये देखेंगे। इसमें क्या होता है, कॉर्डिंग के रेशो को यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम कॉर्डिंग के रेशो को यूज करते हैं। इसमें कॉम्बिंग नहीं हुआ रहता, मतलब कॉर्डिंग मतलब क्या होता है, धुनाई वाले रेशो को ही हम इसमें यूज करते हैं। इसमें कौन से रेशो को यूज करते हैं, तो धुनाई किए गए रेशो को यूज करते हैं। कॉर्डिंग के रेशो को यूज करते हैं बट उसमें कॉम्बिंग नहीं हुआ रहता। इसमें क्या करते हैं, कॉर्डिंग रेशो को प्रयोग करते हैं जिस पर कॉम्बिंग नहीं हुआ रहता। एग्जाम टाइम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉर्डिंग वाले फाइबर को किस कताई में यूज करते हैं, हम तो क्या बताएंगे, ओपन एंड स्पिनिंग में, जिसे खुली अंतिम कटाई कहते हैं। इसमें क्या होता है, कॉर्डिंग रेशो का प्रयोग किया जाता है जिस पर कॉम्बिंग नहीं हुआ रहता है। कॉर्डिंग में हम जानते हैं धुनाई में क्या होता है, प्राकृतिक जो अशुद्धियाँ होती हैं उससे अलग किए गए रेशो को ही इस कताई में यूज करते हैं जिस पर कॉम्बिंग, जिसे रेशे को समानांतर नहीं किया गया रहता, ऐसे फाइबर का, ऐसे रेशो का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, समय कम लगता है। इसमें क्या होता है, समय कम लगता है, लेकिन जो धागा मिलता है वो कैसा होता है, धागा बहुत मोटा होता है। मोटा क्यों होता है धागा इसका, क्योंकि इस पे कॉम्बिंग हुआ ही नहीं है, इसको इन रेशों को समानांतर किया ही नहीं गया है। इसीलिए क्या होता है, जो धागा होता है मोटा होता है, खुरदुरा होता है, मोटा और खुरदुरा होता है इसका धागा। ये क्या है, ओपन एंड स्पिनिंग है। इसमें कार्डिंग किए गए रेशो को यूज करते हैं जिस पर कॉम्बिंग नहीं हुआ रहता है, जिसको कंघी नहीं किया गया रहता है। इसीलिए इसमें समय कम लगता है, लेकिन जो धागा होता है वो मोटा और खुरदुरा होता है। अगला हम क्या देखेंगे, खुरदुरा होता है, ये भी लिख सकते हैं कि निम्न क्वालिटी का होता है, निम्न होता है इसका जो फाइबर, जो रेशा होता है। अगला है हमारा फ्रिक्शन स्पिनिंग। अगला क्या है, फ्रिक्शन स्पिनिंग, जिसे घर्षण कटाई कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, घर्षण कताई, फ्रिक्शन स्पिनिंग। इसमें क्या होता है, ये जो इससे जो रेशे होते हैं, जो फ्रिक्शन या जो घर्षण होता है, इसमें क्या होता है, रेशों को रगड़ कर चिपका दिया जाता है। घर्षण से ही हमें पता हो रहा है कि इस पे रगड़ किया जा रहा, मतलब रगड़ा जा रहा है। इसे घर्षण मतलब क्या होता है, रगड़ना होता है, घर्षण करना मतलब। फ्रिक्शन स्पिनिंग क्या होता है, घर्षण कताई होता है। इसमें रेशों को रगड़ कर चिपकाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, रेशों को रगड़ कर चिपकाया जाता है। इसमें रेशों को रगड़ कर चिपकाया जाता है। और क्या होता है, रगड़ से रेशों का आपस में सटना, मतलब जब रेशों को हम रगड़ते हैं तो क्या होता है, ये रगड़ कर चिपकाया जाता है। इनके रगड़ के कारण ये आपस में चिपक जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें तनाव सहने की क्षमता नहीं होती है। ये जो फाइबर होते हैं इसमें तनाव सहने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन इससे जो हमें रेशे मिलते हैं वो दिखने में सुंदर होते हैं। जो रगड़ से चिपकाए गए रेशे होते हैं वो कैसे होते हैं, देखने में सुंदर होते हैं, देखने में सुंदर दिखते हैं, सुंदर चमकीले दिखते हैं, क्योंकि इनको घर्षण द्वारा चिपकाया गया है। इनको रगड़ के द्वारा आपस में सटाकर चिपका दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक कमी रहती है, इसमें तनाव सहने की क्षमता नहीं होती है। इसमें क्या होता है, तनाव सहने की क्षमता नहीं होती। ये क्या है, ये फ्रिक्शन की कमी है।
कमी होती है। क्यों? इसमें तनाव सहने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि इसमें ट्विस्ट नहीं किया गया है। रेशों को क्या नहीं किया गया है? ट्विस्ट, ऐंठन नहीं दिया गया है। इसमें रगड़ कर रेशों को आपस में सटाकर चिपका दिया गया है। इसीलिए जब तनाव मतलब जब हम रेशों को खींचेंगे तब क्या होता है? रेशा अपने आप ही खुल जाता है, क्योंकि इसमें जो ट्विस्ट है वो नहीं किया गया है, ऐंठन नहीं दिया गया है, रगड़ कर चिपका दिया गया, इसीलिए इसमें तनाव सहने की क्षमता नहीं होती। मतलब अगर हम इसे खींचेंगे तो रेशा अपने आप ही खुल जाएगा और टूट जाएगा, रेशा कमजोर रहता है। अगला हम देखेंगे, अगला क्या देखेंगे? अगला है ट्विस्टलेस स्पिनिंग। अगला क्या है हमारा? ट्विस्टलेस स्पिनिंग। ट्विस्टलेस स्पिनिंग को क्या कहते हैं? ट्विस्टलेस स्पिनिंग मतलब ऐंठन रहित धागा, ऐंठन रहित कटाई, इसे ट्विस्टलेस स्पिनिंग कहते हैं। ऐंठन रहित ऐंठन रहित कताई। इसमें क्या किया जाता है? यहाँ पर रेशों को चिपकाने के लिए गोंद का प्रयोग किया जाता है। जो ट्विस्टलेस होता है इसमें क्या किया जाता है? इसमें भी ऐंठन नहीं दिया जाता है। हम क्या देख रहे हैं? ट्विस्टलेस मतलब इसमें ट्विस्ट किया ही नहीं जाता है, रेशों को ऐंठन नहीं दिया जाता है। रेशों को चिपकाने के लिए क्या किया जाता है? गोंद का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हमें चिपकाना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई पेज फट जाता है तो हम एक गोंद लेते हैं, वहाँ पे गोंद लगाकर चिपका देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें अपना फोटो किसी फॉर्म पर चिपकाना रहता है तो क्या होते हैं, फोटो पर गोंद लगाकर उसको दबाकर चिपका देते हैं। वही विधि यहाँ पर है। ट्विस्टलेस स्पिनिंग में क्या किया जाता है? ऐंठन रहित कटाई की जाती है। यहाँ पर रेशों को आपस में चिपकाने के लिए गोंद का प्रयोग किया जाता है। इस पे क्या किया जाता है? रेशों को आपस में चिपकाने के लिए गोंद का प्रयोग किया जाता है। ट्विस्टलेस में वहीं पर हम फ्रिक्शन में देखे थे कि रगड़ के कारण, घर्षण के कारण उसे रोलरों से गुजार कर उसमें रगड़ के कारण उस रेशों को चिपकाया जा रहा था, आपस में सटाया जा रहा था। लेकिन जो ट्विस्टलेस स्पिनिंग है इसमें क्या किया जाता है? रेशों को जो फाइबर है उसे आपस में चिपकाने के लिए गोंद का प्रयोग किया जाता है। जिससे क्या होता है? गोंद का प्रयोग करते हुए रेशों को चिपकाया जाता है और रोलरों से गुजार देते हैं, जिससे वह आपस में चिपक जाता है। रेशों को आपस में चिपकाने के लिए गोंद का प्रयोग करते हैं और जब रेशों पर गोंद लगा देते हैं तब कौन सा प्रयोग करते हैं? रेशों को गोंद लगे, रेशों को गोंद लगे, रेशों को रोलरों से गुजार देते हैं। जब रोलरों से गुजार देते हैं तब क्या होता है? रेशा अपने आप ही आपस में चिपक जाता है। रोलरों से गुजारने के बाद क्या होता है? रेशा चिपक जाता है। रेशा आपस में चिपक जाता है। अगला पॉइंट, एक पॉइंट इसमें हम और देखेंगे। क्या करते हैं? फिर उसको जब गोंद लगे रेशों को रोलरों से गुजार देते हैं तो रेशा आपस में चिपक जाता है। उसके बाद जो आखिरी प्रक्रिया, जो आखिरी प्रोसेस होता है वो क्या होता है? जिसमें लगी गोंद को, एक्स्ट्रा गोंद को हम धो देते हैं। जो रेशे में एक्स्ट्रा गोंद लगी है उसको हम धो देते हैं। फिर क्या करते हैं? रेशों में लगे एक्स्ट्रा गोंद को धो देते हैं। यही क्या है? यही है ट्विस्टलेस स्पिनिंग, ऐंठन रहित स्पिनिंग होता है। फिर से हम देख लेते हैं इसमें क्या करते हैं। रेशों को आपस में चिपकाने के लिए गोंद का प्रयोग किया जाता है और गोंद को रेशों पर लगाकर रोलरों से गुजार देते हैं, जिससे रेशे आपस में चिपक जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम, जो रेशों में जो ज़्यादा गोंद लगे हुए हैं, जो एक्स्ट्रा गोंद होता है उसे धुल देते हैं। धुलने के बाद हम रेशों का यूज करते हैं, जो हमारा धागा है उसका हम प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग।
अगला क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग। क्या है अगला, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग में क्या किया जाता है, इसमें यंत्र के द्वारा छोटे बड़े रेशों को अलग कर दिया जाता है और मशीन के द्वारा ऐंठन देकर तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें, मशीन के द्वारा जो छोटे रेशे हैं उनको अलग कर दिया जाता है, जो बड़े रेशे हैं उनको दोनों को अलग कर दिया जाता है और मशीन के द्वारा ऐंठन देकर तैयार किया जाता है। ये जो रेशे होते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग होती है, इसमें क्या किया जाता है, छोटे रेशों को अलग और बड़े रेशों को अलग कर लेते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, इसमें मशीन के द्वारा ऐंठन देकर तैयार किया जाता है। मशीन द्वारा ऐंठन देकर तैयार करते हैं हम। उससे क्या होता है, जिससे कम समय कम श्रम में उच्च गुणवत्ता का धागा प्राप्त हो जाता है। इसमें क्या होता है, कम समय में कम श्रम में उच्च गुणवत्ता का रेशा प्राप्त हो जाता है। हमें कम समय कम श्रम में उच्च गुणवत्ता का रेशा प्राप्त हो जाता है। फिर से हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग में क्या होता है। इसमें छोटे रेशों को अलग कर दिया जाता है और बड़े रेशों को अलग कर लिया जाता है। यंत्र की सहायता से क्या किया जाता है, यंत्र के द्वारा छोटे और बड़े रेशों को अलग कर लिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, मशीन द्वारा इनको ट्विस्ट कर लिया जाता है, इन पे ऐंठन देकर तैयार किया जाता है धागा। उसके बाद क्या किया जाता है, इसमें कम समय लगता है, कम श्रम लगता है, इससे उच्च गुणवत्ता के धागे भी हमें प्राप्त होते हैं। ये तो है, ये कौन सा है, सामान्य में हमने यांत्रिक में पढ़ लिया, जो कि सामान्य था। सामान्य में इतने प्रकार थे, 6 प्रकार के थे। अब हम क्या देखेंगे, रासायनिक जो है, रासायनिक प्रोसेस, रासायनिक स्पिनिंग में क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या यूज किया जाता है, ये देखेंगे हम। अब हम केमिकल स्पिनिंग को देख लेते हैं। इसको 4 भागों में बांटकर हमें पढ़ना है। पहला है आर्द्र, जिसे हम वेट या आर्द्र कहते हैं, गीली कटाई भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। और क्या है, शुष्क कताई, शुष्क स्पिनिंग है, जिसे ड्राई कहते हैं। मिल्ट स्पिनिंग, पिघली हुई। और बायो कंपोनेंट, जिसे मिश्रित स्पिनिंग या मिश्रित कताई कहते हैं। जो वेट है, जो आर्द्र है, इसमें क्या होता है, इसे गीली कटाई कहते हैं। इसमें कोलाइडल घोल को यूज किया जाता है। जो कोलाइडल घोल होता है, उससे क्या किया जाता है, स्पिन रेट से गुजारा जाता है। कोलाइडल घोल को स्पिन रेट से गुजारा जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे हमें रेशा धागा प्राप्त होता है। गीली कताई में कोलाइडल घोल का प्रयोग किया जाता है और इसमें क्या आ जाते हैं, रेयान के सारे प्रकार आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, अरामिड आ जाता है, स्पेंडिक्स आता है, एक्रिलिन आता है। अरामिड कैसा कपड़ा है, तो अग्निरोधक कपड़ा है। स्पेंडिक्स खिंचने वाला कपड़ा है। एक्रिलिन ताप का कुचालक है, ये हमारी बॉडी को गर्मी प्रदान करता है। वेट कटाई में क्या होता है, जिसे गीली कटाई कहते हैं, इसमें कोलाइडल घोल को स्पिन रेट से गुजारा जाता है, जिससे हमें धागे की प्राप्ति होती है। इसमें रेयान के सारे प्रकार आ जाते हैं। अरामिड आता है, अरामिड कैसा रेशा है, तो अग्निरोधक। स्पेंडिक्स खिंचने वाला रेशा है। एक्रिलिन ताप का कुचालक, गर्मी प्रदान करने वाला रेशा है। ये किसमें आगे, ये तो हो गए कौन से, वेट, आर्द्र, आर्द्र या गीली कटाई। शुष्क कताई में क्या होता है, शुष्क कताई में धागा निकलते टाइम, जब इसमें क्या किया जाता है, जब स्पिन रेट से धागा निकलता है, क्या किया जाता है, इसमें
ये स्पिन रेट हो गया। जब यहाँ से धागा निकलता है तब क्या करते हैं, यहाँ से जब हम घोल डालते हैं यहाँ से धागा निकलता है। जब धागा निकलते टाइम क्या करते हैं, इस पे हवा को प्रवेश करवाते हैं, हवा डालते हैं, जिससे ताकि क्या हो जाए, जो धागा है वो सूख जाए। इसमें क्या होता है, एसीटेट और रेयॉन आते हैं। इसमें क्या आता है, एसीटेट और रेयॉन आते हैं। ड्राई, इसमें भी क्या किया जाता है, जो रेशे हैं, जो फाइबर हैं, उनको खींचा जाता है। इसमें भी खींचने का काम किया जाता है। तो डाई में जो शुष्क कताई है उसमें क्या किया जाता है, स्पिन रेट से धागा निकलते टाइम उस पर ठंडी हवा का प्रवाह कराया जाता है, जिससे धागा सूख जाए। और इस पे क्या आता है, एसीटेट और रेयॉन आता है। मेल्ट पिघली में क्या होता है, स्पिन रेट से निकलते समय गर्म हवा का प्रवेश कराया जाता है, जिससे 7 से 8 गुना धागा खींचा जा सके। इसमें क्या आता है, नायलॉन और पॉलिएस्टर आता है। इसमें जो मेल्ट, जो पिघली कताई होती है, इसमें जब स्पिन रेट से धागा निकलता है, जब स्पिन रेट में घोल को डालते हैं हम, तब जब धागा निकलने लगता है उस पर गर्म हवा को प्रवेश करवाते हैं, जिससे वो पिघल जाए, जिससे हम उसे 7 से 8 गुना तक खींच सके। इसमें क्या आता है, नायलॉन और पॉलिएस्टर आता है। अगला क्या है, बायो कंपोनेंट। मिश्रित कताई में क्या आता है, इसमें क्या किया जाता है, पॉलीमर को कई बार अलग अलग स्पिन रेट से गुजारा जाता है, जिसे हमें मिश्रित धागे मिल जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है, एक ही पॉलीमर को कई किससे गुजारा जाता है, स्पिन रेट से गुजारा जाता है। ये कई स्पिन रेट से गुजारा जाता है एक ही पॉलीमर को, एक ही फाइबर को, जिससे हमें बायो कंपोनेंट धागा या मिश्रित धागा प्राप्त होता है। आज का जो हमारा क्लास कंप्लीट हुआ स्पिनिंग का। अब कल का जो हमारा क्लास है वो क्या है, टाइप ऑफ यार्न है। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग पढ़िए अच्छे से एंजॉय के साथ। अगला क्लास है हमारा टाइप ऑफ यार्न।